हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के विषय में जानकारी इकट्ठा की थी। आज हम बात करेंगे द्रविड़ शैली की एक ही उपशैली नायक शैली के विषय में। इसके साथ साथ हम मंदिर स्थापत्य की पाल एवं सेन शैली पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में नायक राजवंश का उदय होता है। वस्तुतः 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के सेना नायकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की एवं 16वीं सदी से 18वीं सदी के बीच शासन किया। नायक शासकों को अपने प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ कलात्मक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा मंदिर वास्तुकला की अनूठी शैली के विकास के लिए जाना जाता था। मंदिर निर्माण की इस शैली को नायक शैली या मदुरै शैली के नाम से जाना जाता है। यह स्थापत्य की दृष्टि से द्रविड़ शैली के समान ही है, किंतु यह काफ़ी व्यापकता लिए हुए है। साथ ही इसमें इस्लामी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। आइए इसकी कुछ अनूठी विशेषताओं को देख लेते हैं। मंदिर निर्माण की इस शैली के अंतर्गत बरामदे के साथ साथ गर्भगृह के चारों ओर बड़े गलियारे का निर्माण किया गया। इसे पराक्रम या पराक्रम कहा जाता था। इसी के साथ छतदार प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी किया जाता था। नायक शासकों द्वारा बनाए गए गोपुरम सबसे बड़े गोपुरमों में शामिल किए जाते हैं। मदुरै की मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है। वस्तुतः इस काल में गोपुरम निर्माण की कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इसके अलावा मंदिर पर हर जगह बारीक नक्काशी की जाती थी, जिसमें चमकीले रंग के पत्थर, देवताओं एवं पशुओं की सुंदर आकृतियां उकेरी गई थीं। इस शैली का प्रसिद्ध उदाहरण मदुरै का मीनाक्षी मंदिर है। आइए मीनाक्षी अम्मन मंदिर की सुंदर झलक पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में तिरुमल्लाई नायक के काल में हुआ था। दरअसल इस विशाल मंदिर परिसर में दो मुख्य मंदिर भवन हैं, जिसमें पहला है सुंदरेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा दूसरा मीनाक्षी मंदिर है जो देवी पार्वती को समर्पित है। पूरे मंदिर परिसर को मीनाक्षी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। मंदिर के प्रत्येक भाग में सुंदर आकृतियों से सजावट की गई है। मंदिर में 10 अलंकृत गोपुरम एवं 985 स्तंभों वाला एक बड़ा हॉल है। इसके अलावा मंदिर के परिसर में पोर्ट मराई कुलम अर्थात सुनहरे कलम वाला विशाल सरोवर यहाँ का एक अन्य आकर्षण है। इसके चारों ओर सीढ़ियाँ एवं द्वार मंडप बने हुए हैं। इसका उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। दक्षिण भारतीयों के जीवन में इस मंदिर का विशेष महत्व है। तो इस तरह हमने दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियों के विषय में जान लिया है। चलिए अब बात करते हैं स्थापत्य की पाल एवं सेन शैली के बारे में। दरअसल 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच भारत का उत्तरी भाग अत्यधिक कलात्मक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इसी दौरान बाल क्षेत्र में पाल एवं सेन शासकों के अधीन वास्तुकला की नवीन शैली विकसित हुई। वस्तुतः पाल शासक मुख्यतः बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म की महायान परंपरा का पालन करते थे। साथ ही अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु भाव रखते थे। पाल राजाओं ने अनेक विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया। पाल शासकों के अधीन विक्रमशिला, जगद्दल एवं उदंतपुरी आदि विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया गया। धर्मपाल द्वारा बनवाया गया बांग्लादेश का सोमपुरा महाविहार सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही कुमारगुप्त द्वारा बनवाए गए नालंदा महाविहार के विकास में पाल शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा बंगाल के सेन शासक हिंदू धर्म का पालन करते थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के कई मंदिरों का निर्माण करवाया एवं इसके साथ साथ उन्होंने बौद्ध वास्तुकला को भी बनाए रखा। इस प्रकार पाल एवं सेन वास्तुकला शैली पर दोनों धर्मों का प्रभाव परिलक्षित होता है। सेन शासकों के अधीन इस शैली में कौन सी विशेषताओं को शामिल किया गया, उन्हें भी जान लेते हैं। सेन शैली में निर्मित भवनों की छत बांस की झोपड़ियों की भांति वर्गाकार एवं ढलुआ बनाई जाती थी। इसे लोकप्रिय रूप से बंगला छत के रूप में भी जाना जाता है, जिसे आगे चलकर मुगल वास्तुकला में भी अपनाया गया। पक्की या टेराकोटा ईंटों का इस्तेमाल भवन के निर्माण में किया जाता था। इसके अलावा इस शैली के मंदिरों का शिखर
काफ़ी लंबा एवं वर्गाकार होता था, जिसके शीर्ष पर आमलक स्थापित होता था। साथ ही मूर्ति निर्माण में पत्थर एवं धातु का उपयोग किया जाता था, जो कि अपनी अत्यधिक चमकदार फिनिशिंग के कारण अद्वितीय दिखाई पड़ती थी। इस शैली के प्रमुख उदाहरण बराकर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एवं विष्णुपुर के मंदिर हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियों के विषय में जान लिया है। तो चलिए अब एक सरसरी नज़र मंदिर स्थापत्य की विकास प्रक्रिया पर डाल लेते हैं। दरअसल मंदिर स्थापत्य का सबसे पहला प्रमाण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। प्राचीनतम स्वतंत्र रूप से स्थित धार्मिक भवन के रूप में जयपुर के निकट बैराट में मिले मौर्यकालीन वृत्ताकार कक्ष वाले मंदिर को देख सकते हैं, जिसमें संभवतः पहले एक बौद्ध स्तूप हुआ करता था। 23 मीटर व्यास का यह मंदिर चूने से प्लस्तर की गई ईंटों से बना था। अब केवल उसकी नींव ही बची हुई है। मंदिर कला निर्माण का अगला प्रमाण जंडियाल का मंदिर है, जो उन टीलों से काटा गया था जो तक्षशिला नगर को ढके हुए थे। इस मंदिर में एक वर्गाकार देवालय, एक सभागृह एवं विशाल स्तंभ थे। जंडियाल का मंदिर संभवतः पारसियों का मंदिर था। इसी क्रम में पश्चिमी वास्तुकला का प्रभाव कश्मीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कश्मीर के प्रारंभिक मंदिरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध 8वीं सदी का मार्तंड सूर्य मंदिर है। गुप्त काल से पूर्व स्वतंत्र रूप से स्थित हिंदू मंदिरों के कोई अवशेष नहीं हैं, क्योंकि इस काल तक मंदिरों का निर्माण लकड़ी, मिट्टी एवं ईंटों से हुआ होगा। गुप्त काल के मंदिरों के अनेक उदाहरण आज भी देखने को मिलते हैं। इस काल के मंदिरों के स्तंभ अलंकृत होते थे एवं इनके शिखर भारी घंटी के आकार के होते थे, जिनके ऊपर पशुओं की आकृतियां बनी रहती थी तथा प्रवेश द्वारों पर पौराणिक दृश्य एवं आकृतियां खुदी रहती थी। सभी गुप्तकालीन मंदिर छोटे थे, जिनकी छतें अधिकांशतः समतल हुआ करती थीं। उनके ईंट और पत्थर से निर्मित भवन बिना गारे के रुके हुए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके निर्माताओं ने पूर्ण रूप से अपनी कला में दक्षता नहीं प्राप्त की थी और वे अब भी गुफा के रूप में ही निर्माण करने की भावना पर विचार करते थे। इस काल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देवघर के मंदिर को देख सकते हैं, जो मंदिर निर्माण में महान प्रगति का परिचायक है। इसमें ईंट पत्थरों को रोकने के लिए लोहे की मेखों का प्रयोग किया गया तथा पवित्र स्थान के ऊपर एक मीनार बनाई गई। 6ठी शताब्दी के बाद मंदिर निर्माण कला में उत्तरोत्तर प्रगति हुई। अब मंदिरों में पूजा गृह के साथ साथ मंडप, अंतराल, अर्धमंडप आदि का निर्माण किया जाने लगा, जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। इस तरह मंदिर निर्माण की विकास प्रक्रिया पूरी हुई। तो इस तरह हमने मंदिर निर्माण कला की संपूर्ण जानकारी को छोटे छोटे खंडों में पूरा कर लिया है। इसी के साथ हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर के स्थापत्य क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन कालीन स्थापत्य को भी कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मध्यकालीन स्थापत्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।